हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में भी हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ द कैपिटल की एक वैरायटी डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही हम कॉस्ट ऑफ द कैपिटल का चैप्टर ख़त्म कर देंगे, यानी कि जो हमारे मेन कंटेंट है वो हमारे सारे आज की क्लास के बाद डिस्कस हो जाएंगे। आज का क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको जो लास्ट सेशन में मैंने न्यूमेरिकल समझाया था, उस न्यूमेरिकल को लेके कुछ लोगों को डाउट था और ओवरऑल सारे डाउट को देखा मैंने तो मेनली सबके दो ही डाउट आए हैं। पहला डाउट ये है कि भाई हमने रिजर्व एंड सरप्लस को कैलकुलेशन में क्यों कंसीडर नहीं किया, और दूसरा डाउट ये था कि हमने WACC को मार्केट वैल्यू पे ही क्यों कैलकुलेट किया। देखिए, पहला डाउट कि भाई हमने रिजर्व एंड सरप्लस को क्यों नहीं लिया, रिजर्व और सरप्लस को इग्नोर किया वाइल कैलकुलेटिंग WACC। देखिए, इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न ये है कि जब आपने इबिट की हेल्प से, इबिट से स्टार्ट किया था और आपने कैलकुलेशन करते हुए आप अर्निंग पे गए और उसकी हेल्प से आप EPS निकाल के आए, यानी कि जो आपने इक्विटी की कॉस्ट निकाली थी, इक्विटी की कॉस्ट आपने अर्निंग पर शेयर के बेस पे निकाली थी, और अपडेटेड वैल्यू में आपको कहीं भी ये गिवन नहीं था कि कितना पोर्शन एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाए शेयर होल्डर में और कितना पोर्शन एज अ रिटेन अर्निंग अपने पास रख लिया जाए। अगर ये चीज़ नहीं लिखी हुई है तो हम ये मान के चलते हैं इस सिचुएशन में कि जो आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी थी, उस कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो आप लेके आए विदाउट सेपरेटिंग रिटेन अर्निंग, तो उसका मतलब ये है कि ये इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस की वैल्यू आई है। यानी कि जो आपकी इक्विटी की कॉस्ट आई थी, उस इक्विटी की कॉस्ट का मतलब था इक्विटी की कॉस्ट प्लस रिजर्व एंड सरप्लस की कॉस्ट। तो अपडेटेड वैल्यू पे जो आपकी कॉस्ट आई है इक्विटी की, वो दोनों का समीशन है, इक्विटी और रिजर्व एंड सरप्लस का। दैट्स वाई वी इग्नोर रिजर्व एंड सरप्लस बुक वैल्यू। पहला क्लियर है। यानी कि हमने रिजर्व एंड सरप्लस को कैलकुलेशन में क्यों नहीं लिया, क्योंकि इबिट की हेल्प से जो हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाला था, उस कॉस्ट ऑफ इक्विटी में रिजर्व एंड सरप्लस कंसीडर था। क्योंकि इबिट के बाद जब हम अर्निंग निकाल के आए तो उस अर्निंग में कहीं भी क्लियर कट ये गिवन नहीं था कि भाई कितना पोर्शन डिविडेंड एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और कितना पोर्शन एज अ रिटेन अर्निंग रखा जाए। अगर ऐसा नहीं गिवन होता तो हम एज्यूम करते हैं कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन था मार्केट वैल्यू पे क्यों निकाला। देखिए, हमें या तो क्वेश्चन में स्पेसिफिक गिवन हो, कैलकुलेट WACC ऑन बुक वैल्यू, कैलकुलेट WACC ऑन मार्केट वैल्यू, या तो क्वेश्चन में क्लियर कट गिवन हो। अगर क्लियर कट गिवन नहीं है तो आपने अपडेटेड वैल्यू पर ही WACC कैलकुलेट करना है। भी पुराना कैलकुलेट करके क्या करेंगे, अपडेटेड वैल्यू पे करेंगे तो वो फ्यूचर में हमारे काम आएगा। क्लियर है। कहीं पर आपको कंपेयर करने के लिए बोले या WACC में चेंजेस के लिए बोले तो दोनों निकालने हैं, यानी कि बुक वैल्यू भी निकालना है और अपडेटेड वैल्यू का WACC भी निकालना है। क्लियर है ये चीज़। तो तीन चीज़ें हो गई। पहली चीज़ कि अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाला है और उसमें कहीं भी ये साफ साफ नहीं लिखा कि भाई कितना पोर्शन एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, कितना रिटेन अर्निंग इन केस ऑफ इबिट, यानी कि अगर आप अर्निंग से, प्रॉफिट से कैलकुलेशन करके आए हैं और नहीं लिखा हुआ क्लियर कट, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि रिजर्व एंड सरप्लस और यू कैन से रिटेन अर्निंग इक्विटी में ही ऑलरेडी इंक्लूडेड है। दूसरा क्वेश्चन, अगर कुछ नहीं लिखा होता तो WACC मार्केट वैल्यू पर कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि उसको हमें फ्यूचर में यूज़ करना है। तो बुक वैल्यू का हमें क्या करना है, बुक वैल्यू या मार्केट वैल्यू लिखा है तो अकॉर्डिंगली आपने सोल्यूशन करना है। कहीं पर कंपेयर है, WACC में चेंज की बात हो रही है, तो दोनों कैलकुलेशन करनी है, मार्केट वैल्यू भी और बुक वैल्यू भी। क्लियर है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का न्यूमेरिकल। आज का न्यूमेरिकल है दोस्तों, द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ XYZ कंपनी कॉम्प्रोमाइज ऑफ 12% डिबेंचर
9% preference share and some equity shares of ₹100 each. In the ratio of 3:2:5, the company is considering to introduce additional capital to meet the need of expansion plan by raising 14% loan from financial institution. कंपनी का 12% डिबेंचर था, 9% प्रेफरेंस शेयर थी और कुछ इक्विटी थी जिसकी पार वैल्यू 100 थी। तीनों का जो रेशो था रिस्पेक्टिवली 3:1 था, यानी डिबेंचर का 3, प्रेफरेंस शेयर का 2, इक्विटी का 5। कंपनी को एक्सपेंशन के लिए एडिशनल कैपिटल चाहिए, उसके लिए उसने 14% लोन लिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रपोजल द प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट अबव सोर्स वुड गो डाउन। जैसे ही उसने नया लोन लिया तो ये जो प्रपोर्शन था ये इतने से कम हो गया। बाय मतलब इतने से कम हुआ है, यानी कि अगर हम बात करें डिबेंचर की तो डिबेंचर का 1/10 से, प्रेफरेंस शेयर का 1/15 से एंड इक्विटी शेयर का 1/6 से जो प्रोपोर्शन था वो कम हो गया। इन द लाइट ऑफ द अबव प्रपोजल फाइंड आउट द इम्पैक्ट ऑन द WACC ऑफ द फर्म given that tax rate is 50%, expected dividend of 9 at the end of year, ग्रोथ रेट 5%। तो आपको देखो प्रपोजल के बारे में बोल रहा है, इम्पैक्ट के बारे में बोल रहा है, यानी कि इम्पैक्ट का मतलब है कंपेयर ही एक तरह से करना है, तो दोनों निकालने पड़ेंगे इस सिचुएशन में। टैक्स रेट ये सब आपको गिवन है, नो चेंज इन एक्सपेक्टेड डिविडेंड, ग्रोथ रेट एंड मार्केट रेट ऑफ द शेयर्स, कोई भी चेंज नहीं होगा, जो है वो ही रहेगा फ्यूचर में भी, यानी कि बुक वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू दोनों के लिए कैलकुलेशन में यही यूज़ करना है। आफ्टर प्रिपेयरिंग द प्रपोज लोन, तो आपको क्या करना है कि भाई लोन प्रपोज करने के बाद, लोन लेने के बाद भी इनमें कोई चेंज नहीं होता, ना टैक्स रेट चेंज होती है, ना डिविडेंड होता है, ना ग्रोथ रेट होती है। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, फाइंड आउट द इम्पैक्ट ऑन WACC। इम्पैक्ट यानी कि लोन लेने के बाद WACC में क्या फ़र्क आया, आपको ये बताना है। तो ये कैसे पता चलेगा, जब आप ओल्ड और न्यू दोनों की कैलकुलेशन करोगे तभी आपको पता चलेगा क्या इम्पैक्ट आया। क्लियर है? तो वही चीज़ हम करेंगे, सबसे पहले ओल्ड के बेस पे और फिर न्यू के बेस पे। आप देख रहे हो कोई वैल्यू उसमें कुछ गिवन नहीं है, सिर्फ इक्विटी से रिलेटेड चीज़ें गिवन है। ध्यान से देखना सोल्यूशन। देखिए कॉस्ट ऑफ डिबेंचर क्या होता है, इंटरेस्ट 1 - T। यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो हम एज्यूम मानेंगे भी पार पे इशू हुआ है। अब आपको गिवन है 12%, कोई वैल्यू होती तो उसको निकालते। अब 12% है, कुछ नहीं दिया तो 1 ही मानेंगे भाई। 1 का 12% कितना हो गया, 1 का 12% 0.12। इंटरेस्ट क्या हो गया 0.12, पुट कर दिया। 1 - T, टैक्स रेट है 50%, 50% मीन्स 0.5। 1 - 0.5, 0.5 हो जाएगा। 0.5 इंटू 0.12, 0.5 इंटू 0.12, 12 5 जा 60। कितने प्लेस के बाद डेसिमल है, 2 प्लेस के बाद, यानी क्या है ये 0.06। 0.06 को क्या लिख सकते हैं हम, 60%। ये मुझे बताइए क्लियर है कि नहीं। आपको कोई वैल्यू दी होती थी तो हम उसके ऊपर परसेंटेज निकालते थे, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो 1 एज्यूम करके उसके ऊपर वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि नेट प्रोसीड भी लगाना होता तो डिनोमिनेटर में 1 लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्लियर है? सिमिलरली हमने क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या होती है, डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड। अगेन नेट प्रोसीड क्या मान लिया, यानी कि हमने कॉस्ट मान ली 1 रुपीज़, तो डिविडेंड क्या है 9%, 1 का 9%, यानी क्या आ गया 0.09। 0.09 डिवाइडेड बाय 1, नेट प्रोसीड 1 मान के चल रहे हैं हम, क्योंकि हम उसी को इशू प्राइस मान रहे हैं, उसी को नेट प्रोसीड मान रहे हैं, बिकॉज हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो आपके पास क्या आ गया, KP 9%। इस पर कोई इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट तो होता नहीं। नाउ क्वेश्चन अराइजेस फॉर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी में आपको ग्रोथ रेट दिया हुआ है, यानी कि इक्विटी ग्रोथ मॉडल लगाना है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड प्लस ग्रोथ। तो हमारे पास डिविडेंड गिवन है, कितना गिवन है डिविडेंड, 9 रुपीज़।
ग्रोथ रेट 5% और इसका पार वैल्यू गिवन है, कोई डिस्काउंट फ्लोटेशन कुछ गिवन नहीं है, तो इसी को क्या मानेंगे, नेट प्रोसीड। देखिए डिविडेंड 9 गिवन है, नेट प्रोसीड पार वैल्यू को माना है, ग्रोथ 5%, 5% मीन्स 0.05, 9 को 100 से डिवाइड किया 0.09, 0.05 एज इट इज़, दोनों को ऐड किया 0.14 मीन्स 14%। हमारे पास तीनों की कॉस्ट आ गई, के डी है 6%, के पी 9% और के ई 14%, क्योंकि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ द कैपिटल निकालने के लिए हमें सबका कॉस्ट पता होना चाहिए। कॉस्ट कैलकुलेट कर दी, इतना क्लियर है, ये तो अब हम बहुत बार कर चुके हैं। ये हमारा कॉस्ट ऑफ द कैपिटल का कॉन्टिन्यूशन रिवीजन में 3rd लेक्चर है। इससे पहले भी मैंने WACC जहाँ पे प्रीवियस ईयर में मिक्स क्वेश्चन कराए थे प्रीवियस ईयर के, उसमें भी आपको साथ डिस्कस किया। चलिए तो अब इसको कैसे पुट करना है, डेटा को, सोर्स, वेट, कॉस्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट। यहाँ पे वैल्यू तो है नहीं, इसलिए वैल्यू वाला कॉलम स्किप कर दिया। हमारे पास डिबेंचर है, प्रेफरेंस शेयर है, इक्विटी है, रेशो क्या था 3:1, रेशो था हमारे पास 3:2:5, यानी डिबेंचर क्या है 3/10, 3 to 5 और 5:10, 3/10, प्रेफरेंस शेयर है 2/10, इक्विटी शेयर है 5/10। क्वेश्चन में आपको गिवन है, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है जो इनका रेशो है वो 3:2:5 है, यानी डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी। प्रोपोर्शन क्या हो गया, टोटल 10 है, 3/10, 2/10, 5/10, सोल्व किया 3/10, 2/10 एंड 5/10, यहाँ से ये वैल्यू आ गई आपके पास। कॉस्ट हमने अभी पीछे कैलकुलेट करी है, डिबेंचर आया था 6%, प्रेफरेंस शेयर आया 9%, इक्विटी शेयर आया था 14, सारी चीज़ें निकाली थी हमने। देन वेट और कॉस्ट का मल्टीप्लाई करते हैं, 0.3 इंटू 6%, 0.2 इंटू 9%, 0.5 इंटू 14% किया आपने, ये आ गया लास्ट कॉलम। इसका टोटल करेंगे 1.8, 1.8 प्लस 7 क्या बन जाएगा, WACC 10.60, क्या बन गया आपका 10.60। क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है, अपडेटेड मार्केट वैल्यू पर जब लोन भी कंसीडर करना है। देखिए कैलकुलेशन के लिए आपको डायरेक्ट दिया हुआ है कि कैलकुलेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि ना तो डिविडेंड चेंज हुआ, ना ग्रोथ रेट चेंज हुई, ना फिर टैक्स रेट चेंज हुई, तो कॉस्ट ऑफ द कैपिटल जो इस सिचुएशन में है वो ही रहेगी, सिर्फ नए सोर्स की कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले प्रपोर्शन निकालते हैं। आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना कितना सेक्रीफाइस किया नया आने से, साफ साफ गिवन है कि गो डाउन बाय दिस। पहले प्रेफरेंस शेयर डिबेंचर दिया था तो ये डिबेंचर का डाउन है, प्रेफरेंस शेयर का डाउन है और ये इक्विटी का, यानी कि उनका लेटेस्ट प्रपोर्शन निकाल देंगे। डिबेंचर 3/10 माइनस 1/10, सोल्यूशन करोगे तो आपका आ जाएगा 1/5। प्रेफरेंस शेयर 2/10 ओल्ड था, डाउन हुआ 1/15, कितना आ गया 2/15। इक्विटी आपका पुराना था 5/10, ओल्ड था 5/10, डाउन हुआ 1/6 से, ये आ गया 15। ठीक है, अब आपके पास देख रहे हो डिनोमिनेटर में यहाँ 15, यहाँ 15 और इसमें क्या है 5, क्योंकि रेशो में क्या होता है इक्वल होता है। यहाँ पे भी 15 है, ये भी 15 है, ये भी 15 है, सॉरी ये अभी आया नहीं हमारा, ये 15 है, ये 15 है और ये है सिर्फ 5, इसको 15 बना देंगे। कैसे 15 बनाएंगे इसको, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। 1 इंटू 3 3, 5 3 जा 15, इक्वेट हो गया। ये हो गया 3/15, ये हो गया 2/15, ये हो गया 5/15। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई लोन का कितना प्रपोर्शन है। तो इसका देखिए अगर आप समझ जाते हो तो एक सिंपल फंडे से भी पता चल रहा है, सबके नीचे सेम है और रेशो क्या आ रहा है 3:5, 3 डिबेंचर, 2 प्रेफरेंस शेयर, 5 इक्विटी और टोटल नीचे 15 है, तो टोटल 15 होना चाहिए। 3 और 2 5, 5 प्लस 5 10, 15 होने के लिए कितने की कमी है 5 की।
ऐसे अगर आप कर सकते हो तो बहुत इजीली हो जाता है। उसके अलावा फॉर्मूला भी है। जो भाई इन्होंने लॉस किया है वो किसकी वजह से प्रपोर्शन लॉस किया है, लोन की वजह से। तो जितना डाउन गया है उसको क्या कर दो, ऐड कर दो। एक तरीका क्या बताया आपको कि इसी रेशो के बेस पे निकाल दो, यहाँ से लोन का आ गया 5। अदरवाइज लोन की वजह से सबका प्रपोर्शन डाउन हुआ है, तो जितना प्रपोर्शन डाउन होता है उस सबको ऐड कर देते हैं और उससे भी रेशो आ जाता है 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/6 ऐड करोगे यू विल गेट 5/15, यानी कि लोन का रेशो क्या आ गया 5। और प्रपोर्शन की बात करेंगे तो 3:2:5:5। ठीक है, सारी कॉस्ट पुरानी यूज़ करनी है। नया सोर्स आया है क्या, लोन। लोन की कॉस्ट कैलकुलेट करने का वही तरीका है जो डिबेंचर का होता है। लोन और डिबेंचर एक तरह से ही ट्रीट होते हैं, बट जो टाइम पीरियड होता है डिबेंचर का लोन से ज़्यादा होता है, और इट में बी डिपेंड ऑन द सिचुएशन। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल ऐसा नहीं है। चलिए, तो रूल वही रहेगा, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स। इसका रेट जो था 14% था। 14% मीन्स 0.14, क्योंकि यहाँ पे भी आपको वैल्यू गिवन नहीं है, सिर्फ बोला है लोन रेज किया है 14% से। 0.14, 1 माइनस 50% टैक्स किया तो ये आ गया 0.5। 0.14 इंटू 0.15 करोगे यू विल गेट 0.07 मीन्स 7%। 3 की कॉस्ट आपके पास ऑलरेडी है, चौथे की आपने कॉस्ट निकाल दी। ये आपके पास प्रपोर्शन हो गया जब जो कि हमने WACC की कैलकुलेशन में यूज़ करना है। क्लियर है। देन कॉलम वही, सोर्स वैल्यू है नहीं, वेट्स कॉस्ट एंड W इंटू सी। डिबेंचर 3/15 अभी पीछे निकाला है, 3/15, प्रेफरेंस शेयर 2/15, इक्विटी शेयर 5/15 और लोन 5/15। सारे पुट कर दीजिए, 2/15, 5/15, 5/15। 3/15 को निकाला, ये आ गया 2/15, 5/15, 5/15। ठीक है, कॉस्ट आपको गिवन है, डिबेंचर की 6 वही पुरानी वाली, प्रेफरेंस शेयर की पुरानी, इक्विटी की पुरानी, लोन की अभी न्यू निकाल के लेके आए हैं, कॉस्ट आ गई। W और कॉस्ट को मल्टीप्लाई किया, 0.2 इंटू 6%, 0.13 इंटू 9, 0.33 इंटू 14, 0.33 इंटू 14। अरे यार ये गड़बड़ हो गया कुछ, 1 मिनट, इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। ये आई थिंक वो नहीं आया है, इसका वैल्यू पूरी इसमें नहीं आ पाई। हम लोग कर लेते हैं, हमारे पास है, मेरे पास अभी आसपास कैलकुलेटर भी नहीं रखा हुआ है, वरना हम लोग क्या है चेक कर लेते हैं। एक बार इतना देख लीजिए, 0.2 इंटू 6, 0.133 इंटू 9%, 0.33 इंटू 14% एंड देन 0.33 इंटू 7। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप कल के देख लेते हैं, मैंने मल्टीप्लाई करके राइट किया था, आई डोंट नो कैसे आया, नहीं 0.33 इंटू 14, इसको कर देते हैं 14 3 जा 42, 14 3 जा 42 और 4 46 भी आ गया। इसको मैं करेक्ट कर देती हूँ अभी आपके लिए, कैलकुलेशन टोटल सब कुछ है। 14 3 जा 52, चलिए अपने शॉर्टकट तरीके से कर देती हूँ मैं फटाफट। 33 इंटू 14, कुछ एरर नहीं होना चाहिए। 4 3 जा 12, 1 कैरी, 4 3 जा 12 और 3 15 और 1 16, 1 कैरी, 3 1 जा 3 और 1 4, 4.62 आएगी, 4.62। 14 इंटू 0.33 करोगे तो यू विल गेट 4.62। देन 0.33 इंटू 7, 7 3 जा 21,
7 3 जा 21 + 2 23, ये तो करेक्ट है। क्लियर है, ये एरर था, इसको करेक्ट कर लेना। 0.33 × 14 को करोगे तो आएगा 4.62, 4.62 आ गया। अब इनका टोटल कर दीजिए, टोटल भी चेक कर लेते हैं एक बार। ये आ गया आपके पास 3025, रॉन्ग ही है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 0 + 0 + 2 + 3, ये आ गया आपका 5, 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 3 13, 13 का 3 1 कैरी, 1 2 2 और 4 6, 6 और 2 8, 8 + 1 कैरी था 9। एक बार देख लीजिए, मैंने एक्सेल में सोल्व किया था, पता नहीं क्यों नहीं आया सॉल्यूशन। देख लेते हैं फिर से। 3 + 2 5, ठीक है। देन 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 3 13, 13 का 3 1 कैरी, 1 + 1 2, 2 + 4 6, 6 + 2 8 और 1 कैरी था 9.35। कोस्ट क्या आ गई आपकी? कोस्ट कम आ गई। आपसे पूछा था इम्पैक्ट, पहले कितनी आई थी हमारी कोस्ट? आई थी 10.60 और अब क्या कोस्ट आ गई? 9.35। एक बार आप कैलकुलेशन चेक कर लेना, एक एरर हो जाता है तो डाउट हो जाता है, ठीक है। मेरे पास नियर बाय कैलकुलेटर नहीं है, अदरवाइज़ मैं ही चेक कर देती, ठीक है। कैलकुलेशन देख लेना, तरीका मैंने आपको बता दिया है, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना, कई बार टाइपिंग एरर हो जाते हैं। तो WACC क्या आ गया? 9.35। क्लियर है? तो इस तरह से हम क्या करते हैं, वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं। या तो ये कुछ समथिंग था, इसने एक्सेल में ही 5% कर दिया, रीज़न में भी है नहीं। एक बार आप चेक कर लेना, मल्टीप्लाई कैलकुलेटर से करोगे। कंसेप्ट क्लियर है? आपसे पूछा इम्पैक्ट, इम्पैक्ट क्या पड़ा? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ द कैपिटल डिक्रीज़ हो गई। क्यों डिक्रीज़ हो गई? क्योंकि लोन के ऊपर जो आप पेमेंट करते हो वो पेमेंट फिक्स है, यानी कि पर्टिकुलर परसेंटेज है, 10%, 12%, 14%, जो भी होता है फिक्स है। बट इक्विटी शेयर कैपिटल में जितना प्रॉफिट का पोर्शन बचता है, जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उनको ज़्यादा मिलेगा, कम प्रॉफिट होगा तो कम मिलेगा। तो इस वजह से फ्लैक्चुएशन आता है। तो यानी कि अगर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है तो आप इक्विटी की जगह लोन का ज़्यादा प्रेफर करते हो, क्योंकि आपको एक फिक्स वैल्यू ही एज अ पेमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। तो हमारा आ गया 9.5। इम्पैक्ट क्या क्या हो गए? इम्पैक्ट क्या हुआ? डाउन हो गई WACC, ठीक है दोस्तों। स्टिल कोई मन में डाउट रह जाए, किसी भी वजह से कन्फ्यूज़न रह जाए, तो आप वीडियो पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो का अभी आपको बताया है इस वीडियो के स्टार्टिंग में। क्योंकि लिख के आपको समझ नहीं आएगी कुछ चीज़ें, जो चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं उनको राइट करके आपको जवाब दे देंगे, अदरवाइज़ मैं रिकॉर्डिंग करके ही या नेक्स्ट सेशन में आपको उसका आंसर कर दूँगी। कोई इमरजेंसी हो तो वो भी आप मुझे मेंशन कर सकते हैं, मैं स्पेसिफिकली वही डाउट एक वीडियो बना के आपके लिए डाल दूँ। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आप अपने डाउट हमारी मेल ID पर सेंड कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक। अगर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक का रिवीजन चाहते हो तो आप मुझे वो पर्टिकुलर टॉपिक मेल पे भेज सकते हो, अदरवाइज़ मैं अपने अकॉर्डिंग ही नया चैप्टर स्टार्ट कराऊंगी। आई थिंक कॉस्ट ऑफ द कैपिटल में इतना इनफ है।